युग उस औरत को देखते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो महाडायन है, वही महाडायन जिसको हम पंचिम गांव में होली वाटर के घेरे के अंदर कैद करके आए थे। पर ये यहाँ पर क्या कर रही है? अगले ही पल खुद युग को उसके इस सवाल का जवाब मिल जाता है और वो फिर खुद से बड़बड़ाते हुए बोल पड़ता है, कायर ने कहा था वो होली वाटर का घेरा ज्यादा दिन तक महाडायन को वहां पर रोक कर नहीं रख सकेगा। महाडायन उसे तोड़कर कभी भी आजाद हो सकती है। इसका मतलब महाडायन वो घेरा तोड़ चुकी है। युग कुछ और सोचते हुए कहता है, पर वो होली वाटर का घेरा तो महाडायन काफी पहले तोड़ चुकी होगी। फिर ये इतने दिनों बाद अब यहाँ पर क्यों आई है? वो भी तब जब यामिनी मुझे मारकर अपने अभिशाप से मुक्ति पाने वाली है। युग के दिमाग में ये सारे सवाल महाडायन को देखकर चल ही रहे थे कि तभी यामिनी महाडायन को देखकर गुस्से के साथ कहती है, कौन है तू और मेरे शिकार के बीच में क्यों आई है? महाडायन यामिनी को देखते हुए ही कहती है, तूने मुझे पहचाना नहीं यक्षिणी? महाडायन की ये बात कहते ही उसकी चोटी और ज्यादा हरे रंग में चमकने लग जाती है। अंधेरे में महाडायन के पीछे हरी रोशनी निकलने लग जाती है। यामिनी समझ जाती है कि वो हरी रोशनी महाडायन की चोटी में से ही निकल रही थी और उस हरी चोटी को देखकर ही यामिनी ये भी समझ जाती है कि उसके सामने जो औरत थी वो कौन थी, क्योंकि सारी डायनों में बस महाडायन ही थी जिसकी चोटी हरे रंग में चमकती थी। यामिनी महाडायन को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ कहती है, महाडायन? महाडायन यामिनी को देखते हुए ही गुस्से के साथ कहती है, हाँ महाडायन। यामिनी गुस्से के साथ पलटकर कहती है, तू जो भी हो, मुझे उससे कुछ नहीं करना। तू मेरे शिकार के बीच में क्यों आ रही है? चली जा यहाँ से। महाडायन भी उसी लहजे में पलटकर जवाब देती है, जाने नहीं, मैं तुझे रोकने आई हूँ। मैं तुझे युग को नहीं मारने दूंगी। जैसे ही युग महाडायन के मुंह से ये बात सुनता है, उसके भी दिल को गहरा झटका लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि महाडायन यामिनी से उसकी जान क्यों बचा रही थी, क्यों यामिनी को रोक रही थी। यामिनी पर अभी भी उसके अंदर की डायन हावी थी उसके अभिशाप के कारण। यामिनी फिर रौब के साथ महाडायन से पलट कर कहती है, युग को तो मैं मार कर ही रहूंगी, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। महाडायन यामिनी को गुस्से के साथ घूरते रहती है, पलट कर कुछ नहीं कहती है। यामिनी युग को मारने के लिए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। वो युग के पास पहुंच पाती उससे पहले ही महाडायन अपनी जादुई शक्ति से फिर यामिनी पर हमला करती है, जिस कारण यामिनी फिर युग से दूर जाकर गिर जाती है। यामिनी तुरंत वापस खड़ी होती है और महाडायन को घूरते हुए कहती है, लगता है युग को मारने से पहले मुझे तुझे मारना पड़ेगा महाडायन। महाडायन यामिनी को गुस्से के साथ ही घूरते रहती है, पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है। यामिनी के गुस्से के साथ ही उसकी चोटी उसकी पीठ पर नागिन की तरह लहराने लग जाती है। उसमें स्पीड के साथ मूवमेंट होने लग जाता है। देखते ही देखते यामिनी की चोटी लंबी होती है और महाडायन के गले के पास जाने लग जाती है। यामिनी की चोटी महाडायन के गले के पास पहुंचती उससे पहले महाडायन की हरी चोटी में भी तेजी के साथ मूवमेंट होने लग जाता है। महाडायन की चोटी भी लंबी होती है और बीच रास्ते में ही यामिनी की चोटी से जाकर गुथने लग जाती है। यामिनी और महाडायन दोनों की चोटी आपस में गुथ चुकी थी। ऐसा लग रहा था उन दोनों की चोटी ही एक दूसरे से लड़ रही हो। युग तो एकदम शांत पड़ गया था। उसका दिमाग तो यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर महाडायन यामिनी को उसका शिकार करने से क्यों रोक रही थी, क्यों महाडायन उसे बचा रही थी, आखिर महाडायन को उससे क्या लेना देना। महाडायन और यामिनी दोनों ही एक दूसरे की शक्ति का भरपूर इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों ही अपनी अपनी चोटी से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे थे। महाडायन की चोटी को हराने के लिए यामिनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर वो ये बात भूल गई थी कि भले ही वो डायन हो, पर वो महाडायन से नहीं जीत सकती थी। अगले ही पल यामिनी की चोटी महाडायन की चोटी के आगे कमजोर पड़ने लग जाती है। यामिनी की चोटी की जान जाने लग जाती है। महाडायन की हरी चोटी एक बड़े सांप की तरह अपना मुंह खोलती है और यामिनी की चोटी को खाते हुए आगे बढ़ने लग जाती है। महाडायन की हरी चोटी तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी और यामिनी की चोटी उतनी ही तेजी के साथ पीछे होती जा रही थी। जैसे जैसे महाडायन की चोटी यामिनी की चोटी को खा रही थी, यामिनी पर जो उसके अंदर की डायन हावी हुई थी वो भी कमजोर पड़ते जा रही थी। यामिनी वापस से अपने असली यक्षिणी वाले रूप में आने लग गई थी। जब यामिनी देखती है कि महाडायन की चोटी उसके एकदम करीब पहुंच गई है, तो यामिनी समझ जाती है कि वो अपने इस डायन रूप में तो कभी महाडायन का सामना नहीं कर पाएगी। वो तुरंत अपने यक्षिणी वाले रूप में आ जाती है। उसके दो नुकीले दांत अंदर चले जाते हैं, नाखून भी काले से सफेद होने लग जाते हैं। उसी वक्त यामिनी की चोटी तेजी के साथ अपने आप पीछे हटती है।
उसकी कमर पर जाती है और वो खुल जाती है। यामिनी के बाल उसकी पीठ पर बिखरने लग जाते हैं। जैसे यामिनी अपने यक्षिणी वाले रूप में आती है, उसके सिर के ऊपर उसका ताज भी आ जाता है। ये सब देखकर महाडायन की चोटी बीच में ही नाग की तरह अपना मुंह खोलकर वहीं पर रुक जाती है। यामिनी गुस्से के साथ ही महाडायन की हरी चोटी को देखने लग जाती है। उसी वक्त यामिनी के ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो चमकने लग जाता है। उसके अंदर से लाल रोशनी निकलने लग जाती है। यामिनी को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी ताज की शक्ति का उपयोग कर रही थी। यामिनी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर महाडायन की चोटी को कोई हरा सकता था तो वो उसकी ताज की शक्ति ही थी। अगले ही पल यामिनी के ताज से जो लाल रोशनी निकल रही थी वो आग का रूप लेती है और महाडायन की चोटी का जो सिरा सांप की तरह अपना मुंह खोलकर बीच में रुका हुआ था उसकी तरफ जाने लग जाता है। ये देखकर महाडायन की हरी चोटी तुरंत अपने आप पीछे हटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन अपने कदम पीछे हटा रही हो। यामिनी खुश होने लग जाती है। उसको महाडायन की हार साफ नजर आ रही थी। महाडायन की हरी चोटी जितनी जल्दी लंबी हुई थी वो उतनी ही तेजी के साथ छोटी होने लग जाती है। यामिनी के ताज से जो लाल आग निकल रही थी वो महाडायन की चोटी तक पहुंचती उससे पहले ही महाडायन तुरंत अपनी चोटी को पीछे खींचती है। महाडायन की चोटी उसकी कमर पर जाती है और उसकी चोटी का अपने आप जूड़ा बंधने लग जाता है। देखते ही देखते महाडायन के सिर के पीछे उसकी हरी चोटी का इतना बड़ा जूड़ा बंध जाता है कि यामिनी को उसकी चोटी का सिरा नजर ही नहीं आ रहा था कि उसकी चोटी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर खत्म। यामिनी के ताज से निकलती हुई लाल रोशनी की आग बीच में ही रुक जाती है। यामिनी गुस्से के साथ ही महाडायन को घूरते रहती है। अगले ही पल महाडायन के जूड़े की हरी रोशनी बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन के जूड़े के अंदर कोई चीज रखी थी जो हरे रंग में चमके जा रही थी। महाडायन यामिनी को देखते हुए ही अपने हाथ पीछे करते हुए अपने जूड़े के पास ले जाती है और उसके अंदर से कुछ निकालने लग जाती है। जब महाडायन अपना हाथ जूड़े के अंदर से निकालकर सामने करती है तो महाडायन के हाथ में एक ऐसी चीज रहती है जिसको देखकर यामिनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सिर्फ यामिनी की ही नहीं बल्कि युग की भी। एक पल के लिए तो यामिनी की जान हलक में आ जाती है। महाडायन के हाथ में कुछ और नहीं बल्कि एक अस्त्र था। उसी में लगा हरा हीरा चमके जा रहा था जो आसपास अपनी हरी रोशनी बिखेर रहा था। युग महाडायन के हाथ में एक अस्त्र देखकर इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि पूछो मत। युग हैरानी के साथ बड़बड़ाते हुए खुद से बोल पड़ता है, ये तो एक अस्त्र है, पर ये एक अस्त्र तो अभिमन्यु के पास था, ये महाडायन के पास कैसे आ गया? यामिनी भी महाडायन के हाथ में एक अस्त्र देखकर डर गई थी। एक अस्त्र और ताज दोनों की शक्ति समान थी, ये बात यामिनी भी जानती थी। वो तो डर इस चीज से रही थी कि वो जानती थी कि अगर एक अस्त्र और ताज की शक्ति आपस में टकराए तो सब समाप्त हो सकता था, और यामिनी ऐसा कतई नहीं चाहती थी। इसलिए वो तुरंत अपने ताज से निकलती हुई आग को पीछे खींच लेती है। यामिनी का गुस्सा तो शांत हो गया था क्योंकि वो डायन से यक्षिणी बन चुकी थी, पर महाडायन का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसे अभी भी यामिनी को खत्म करना था। महाडायन यामिनी को घूरते हुए कहती है, आज तू नहीं बचने वाली, आज तो तू गई। इतना कहकर महाडायन एक अस्त्र से यामिनी पर वार करने ही वाली थी कि उससे पहले युग कसकर चीखते हुए बोल पड़ता है, रुक जाओ, यामिनी को कुछ मत करो। जैसे ही युग ये बात बोलता है महाडायन रुक जाती है। महाडायन खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या कहा यामिनी? युग कुछ कहता उससे पहले यामिनी भी बोल पड़ती है, हाँ महाडायन रुक जाओ, ऐसा मत करो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अगर एक अस्त्र की शक्ति मेरे ताज की शक्ति से टकराई तो क्या होगा। तुम युग बाबू को बचाना चाहती हो ना, पर अगर तुम्हारे एक अस्त्र और मेरे ताज की शक्ति टकराई तो ये लोक ही खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। जब महाडायन यामिनी की ये बात सुनती है तो उसका गुस्सा भी शांत पड़ने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन यामिनी की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। वो खुद नहीं चाहती थी कि इस लोक का अंत हो। महाडायन अपनी ही बात पर अड़े रहते हुए कहती है, अगर तू चाहती है कि इस लोक का अंत ना हो तो छोड़ दे युग को और चली जा यहाँ से। यामिनी बिल्कुल नॉर्मल थी। उसमें इस वक्त जरा सा भी अभिशाप के कारण डायन का प्रभाव नहीं था। इस वजह से वो बड़े ही नम लहजे के साथ महाडायन से कहती है, मैं युग को जिंदा छोड़ भी नहीं सकती हूँ। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो वो काला साया वैसे ही इस लोक का अंत कर देगा, कोई नहीं बचेगा। महाडायन हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? काला साया? कौन काला साया? यामिनी जवाब देती है, वही काला साया जो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है। महाडायन धीरे से खुद से बड़बड़ाती है, वो काला साया थोड़ी है, वो तो। इतना कहकर महाडायन खुद चुप हो जाती है। वो अपनी बात पूरी नहीं करती है।
पर महाडायन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात अच्छे से जानती थी कि काला साया कौन था। यामिनी फिर बोल पड़ती है, वो काला साया इस लोक का अंत करे उससे पहले मुझे उस काले साए का अंत करना है। वो पूरे गांव के लोगों को मार रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पूरा गांव तबाह कर देगा। महाडायन खामोशी खड़ी रहती है, यामिनी की बातें बड़े गौर से सुनते रहती है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उस काले साए का अंत मैं तारा के साथ मिलकर कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे मेरे अभिशाप से मुक्ति पाना है, और अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे युग बाबू को मारना ही होगा, क्योंकि वही हैं जो मेरे अंदर की वासना को शांत कर पाए हैं, मेरी प्यास बुझा पाए हैं। ये बात कहते कहते यामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो उसी युग को कुछ देर पहले मारने जा रही थी, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, जिसके साथ वो अपनी एक अलग दुनिया बसाना चाहती थी। युग महाडायन के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहता है, प्लीज यहाँ से चली जाओ, यामिनी को मारने दो मुझे, उसे अपने अभिशाप से मुक्ति पाने दो। यामिनी भी युग के साथ बोल पड़ती है, हाँ चली जाओ यहाँ से, मुझे मेरे युग बाबू को मारना ही होगा अपने अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए, अब बस एक यही रास्ता बचा है। महाडायन यामिनी को देखते हुए कहती है, एक और रास्ता है यामिनी, जिससे तुम अपने अभिशाप से मुक्ति पा सकती हो। जैसे यामिनी और युग महाडायन के मुंह से ये बात सुनते हैं, दोनों हैरान रह जाते हैं। 1 मिनट तक तो वो दोनों कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, बस मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं। यामिनी अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, और वो दूसरा रास्ता क्या है मेरे अभिशाप से मुक्ति पाने का? अभी और आगे देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।